चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस सिंगल वीडियो में। चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स कवर करेंगे उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात जान लेते हैं। पहला टॉपिक ह्यूमन आई ये बात करता है कि हमारी जो आई है उसका डिजाइन क्या है और उसके अलग अलग पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक इसी ह्यूमन आई की एक कमाल की एबिलिटी के बारे में बात करता है, जिसकी मदद से वो दूर और पास दोनों ही डिस्टेंसेस पे लोकेटेड ऑब्जेक्ट्स को हमें आसानी से दिखा पाती है। फिर तीसरा टॉपिक भी हमारा ह्यूमन आई से ही रिलेटेड है, एक ऐसा टॉपिक जो हम सबकी जनरल नॉलेज के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारी आई में कौन से अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं और उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, प्लस उनके सॉल्यूशंस, उनके करेक्शंस क्या क्या हैं। इसको तो मैं कहूँगा कि एक कंपलसरी टॉपिक है। फिर चलेंगे चैप्टर के दूसरे हाफ में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे आसपास की जो दुनिया है वो इतनी कलरफुल कैसे है। उसी से रिलेटेड 3 लाइट के अलग अलग फिनोमिनास पे बात होगी। जैसे कि एक टॉपिक है डिस्पर्जन, जो कि ये बताता है कि जो रेनबो है, इंद्रधनुष है, वो कैसे फॉर्म होता है। फिर दूसरी तरफ एक ऐसा फिनोमिना है जो ये बताता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि तारे जो हैं आसमान में वो टिमटिमाते क्यों हैं, ट्विंकल क्यों करते हैं। और फिर तीसरा एक टॉपिक है स्कैटरिंग, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आंसर होते हैं कि हमारी स्काई का कलर ब्लू क्यों है। तो चलिए अब बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक ह्यूमन आई के साथ। ह्यूमन आई साइज होता है करीबन 1 इंच डायमीटर का, जितना बड़ा होता है एक नींबू। शेप होता है स्फेरिकल। और फंक्शन की बात करें तो वो तो हम सभी जानते हैं, इट इज टू व्यू एनीथिंग ऑन विच लाइट फॉल्स। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे आसपास है जिसके ऊपर रोशनी पड़ती है, उसको देखने के काम आती है ह्यूमन आई। इसी सेंस ऑर्गन को हम पढ़ेंगे इस सेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस सिंप्लीफाइड डायग्राम। बात को शुरू करें तो सबसे पहला पार्ट आता है ये वाला पार्ट, येलो कलर वाला पार्ट। ये लोकेटेड होता है इन फ्रंट ऑफ द आई, बट एट द सेम टाइम हम इसको देख नहीं सकते क्योंकि ये होता है एक वेरी थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के फॉर्म में। एक बहुत ही पतली सी जो शीट होती है उसके जैसा होता है। नाम इस पार्ट का है कॉर्निया। फंक्शन की बात करें तो इट इज टू बेंड द लाइट रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट सो दैट दे एंटर ओनली अ स्पेसिफिक एरिया। जो भी लाइट की रेज कॉर्निया के ऊपर पड़ती हैं, ये उनको एक सर्टेन अमाउंट से बेंड कर देता है ताकि वो आंख में एक सर्टेन एरिया से ही पास हो। यही काम फिक्स होता है कॉर्निया का। इसके बाद अगला पार्ट आता है ये ब्लू कलर वाला पार्ट। वो सारा पार्ट जो कॉर्निया और लेंस के बीच में आता है, और प्रेजेंट ये होता है एक ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड के फॉर्म में, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है और मैक्सिमम रूप से वाटर प्रेजेंट होता है इसके अंदर। नाम इस पार्ट का होता है एक्वस ह्यूमर, और काम इसका होता है कि ये उन दोनों पार्ट से जिससे ये कनेक्टेड है, एक तरफ कॉर्निया और दूसरी तरफ लेंस, हमारी आंख में आते ऐसे 2 पार्ट्स जिनसे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड नहीं होती हैं, तो उनको डायरेक्ट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। उसी न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है एक्वस ह्यूमर। ये अकेला मेन काम होता है इसका। एक्वस ह्यूमर के बाद अगले पार्ट पे आए तो यहाँ पे 2 पार्ट्स की बात करेंगे। एक है ये ग्रीन कलर वाला पार्ट जो 2 तरफ से आ रहा है, और फिर आता है उसके बीच का ही ये वाला खाली पोर्शन, जिसको हम ब्लैक से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम बेहतर देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू, जहाँ पे पहला पार्ट है ये पार्ट जो हमारी आई को उसका कलर देता है। अलग अलग लोगों में इस पार्ट का कलर अलग अलग होता है, किसी में ब्लू होता है, किसी में ग्रे होता है, किसी में ब्राउन भी होता है। नाम इसका है आइरिस। वहीं पे दूसरा पार्ट होता है ये ब्लैक कलर वाला पार्ट, इसका नाम है प्यूपिल। ये दोनों ही पार्ट्स आइरिस और प्यूपिल साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ के साथ अपना साइज चेंज कर सकते हैं, और साइज ये इन्वर्सली चेंज होता है। एक का साइज बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, एंड वाइस वर्सा। ये जो पूरा साइज का चेंज हो रहा है इन दोनों पार्ट्स में, इसके पीछे एक कारण है, और वो ये कि जो लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है इस पार्ट से, वो डिपेंड करती है इस बात पे कि हमारी आंखों के बाहर कितनी रोशनी है। अगर तो हमारी आंखों के बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी है तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्यूपिल का साइज छोटे से छोटा हो ताकि उसके अंदर कम से कम लाइट एंटर करे, सो दैट द आईज डू नॉट गेट डैमेज्ड। एंड एट द सेम टाइम इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। जब हमारी आंखों के बाहर बहुत कम लाइट है तो यही पार्ट प्यूपिल अपना साइज इंक्रीज कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसके थ्रू आंखों के अंदर एंटर हो सके। तो अब हम यहाँ पे अगर इन दोनों पार्ट्स के फंक्शन स्टेट करें तो आइरिस यहाँ पे कौन सा पार्ट हो गया? वो पार्ट जो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट कर रहा है ताकि आंखों के अंदर जो लाइट एंटर हो रही है उसका अमाउंट कंट्रोल हो सके। और वहीं पे दूसरी तरफ प्यूपिल के फंक्शन की बात करें तो वो क्या हो गया? इट एंश्योर्स दैट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट रीचेस द रेटिना, कि आंखों में जो लाइट एंटर कर रही है वो डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग्स सही अमाउंट में एंटर करे, ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो।
कुछ इस तरह से आइरिस और प्यूपिल साइड बाय साइड फंक्शन करते हैं। हाफ टॉपिक हमारा हो गया है कंप्लीट, तो वेल डन टू यू फॉर रीचिंग दिस पॉइंट। अब हम एंट्री करेंगे टॉपिक के सेकंड हाफ में। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन दो पार्ट्स की बात करेंगे। पहला पार्ट है ये ब्लू कलर वाला कन्वेक्स लेंस। कमाल की एक प्रॉपर्टी है इसकी कि ये एक फाइब्रस जेली लाइक सब्सटेंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जेली लाइक है, यानी कि ये अपने साइज को चेंज कर सकता है। ये चाहे तो पतला हो सकता है और चाहे तो मोटा हो सकता है, यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो वेरी कर सकती है। सोच के देखा जाए तो कितनी कमाल की बात है, हमारी आंखों में जो लेंस है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने कर्वेचर को चेंज कर पा रहा है। प्रॉपर नाम इस पार्ट का होता है क्रिस्टलाइन लेंस। फिर इससे पैरेलल जो दूसरा पार्ट है वो है ये पिंक कलर वाली मसल्स जो लेंस के दोनों ही एंड पे हैं और उनकी एक साइड लेंस से कनेक्टेड है, यानी कि ये लेंस को होल्ड करके रखती हैं। नाम इन मसल्स का होता है सिलियरी मसल्स। टॉपिक में हम ये पहले देख चुके हैं कि कैसे आइरिस और प्यूपिल पैरेलल काम करते हैं साइड बाय साइड। कुछ वैसे ही ये दोनों पार्ट्स भी साइड बाय साइड फंक्शन करते हैं। इन दोनों पार्ट्स के फंक्शन की बात करें तो लेंस का काम यहाँ पे ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आई के सामने हैं जिनको आई देखना चाह रही है, उनकी इमेज को ये एक सर्टेन पॉइंट में आई के ऊपर फोकस करता है। पॉइंट जो लाई करता है एक स्क्रीन के ऊपर, जो कि यहाँ पे दिखाई गई है ब्लैक वाले पार्ट से। नाम इसका होता है रेटिना। इमेज को फोकस करने का ये काम लेंस कैसे कर पाता है, ये बात हम पहले भी देख चुके हैं कि कन्वेक्स लेंस किस टाइप का लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि उसके ऊपर जो भी रेस आती हैं वो उनको एक पॉइंट पे ले जाने की क्षमता रखता है। इसी एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है यहाँ पे टू फॉर्म द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद सिलियरी मसल्स की बात करें तो इनका फंक्शन होता है टू रिलैक्स और टाइटन टू अलाउ द लेंस टू चेंज इट्स कर्वेचर। अब ये जो पार्ट है इसकी हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले टॉपिक में। अभी के लिए अगर हम इसे समझें तो इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं, जहाँ पे लेंस का जो कर्वेचर है वो दो केसेस में एग्जिस्ट करता है। या तो लेंस होता है थिक या फिर वो होता है थिन। तो जब लेंस होता है थिक तब मसल्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सिकुड़ना पड़ता है। और वहीं पे दूसरी तरफ जब लेंस होता है थिन तो सिलियरी मसल्स को रिलैक्स करना पड़ता है। अभी के लिए बस इतना जान लो कि ये जो पहला केस है ये यूज़ होता है नियर ऑब्जेक्ट्स की व्यूइंग में, यानी कि जो पास के ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं उसमें ये वाला इस्तेमाल होता है। और वहीं पे दूसरा ये वाला केस इस्तेमाल होता है फार ऑब्जेक्ट्स की व्यूइंग में। जब भी हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तो हमारी आई का लेंस पतला हो चुका होगा। ये हो गई बात हमारी लेंस और सिलियरी मसल्स के ऊपर। इसके बाद अगला पोर्शन आता है ये बहुत बड़े वाला पोर्शन। टेक्सचर वाइज देखें कि ये छूने में कैसा होता है तो ये एक जेल लाइक सब्सटेंस के फॉर्म में होता है। जैसे जेल सेमी सॉलिड होता है वैसे ही होता है ये। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है रेटिना और जो लेंस है, इसके बीच में पूरा जो भी पोर्शन आता है उस सारी स्पेस को ये फिल कर देता है। नाम इस पार्ट का होता है विट्रियस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर से काफ़ी मिलता जुलता नाम है। इसके फंक्शन की बात करें तो इट बेसिकली कीप्स द स्क्रीन दैट इज़ द रेटिना इन इट्स प्लेस बाय फर्मली प्रेसिंग अगेंस्ट इट। यानी कि रेटिना की ये जो पूरी ब्लैक कलर की स्क्रीन है इसको अपनी जगह पे रखने का काम करता है। विट्रियस ह्यूमर के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसको आप इमेजिन कर सकते हैं, वो है ये ब्लैक कलर वाली स्क्रीन। नाम इस पार्ट का ऑलरेडी हम जान चुके हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द रेटिना। यही वो स्क्रीन है जिसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसको हम देख रहे हैं उसकी इमेज बनती है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट इसके बारे में ये है कि जो भी इमेज इसके ऊपर बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टी इमेज बनती है इसके ऊपर। और अगर क्विकली हम देखें कि किस तरह से इसके ऊपर इमेज बनती है तो पास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके केस में इमेज बनती है कुछ इस प्रकार से, जिसमें इमेज बन रही है इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेंस का कर्वेचर कैसा है, थिक है। फिर दूसरी तरफ फार ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें इमेज बनती है कुछ इस प्रकार से। इमेज के बनने का पॉइंट यहाँ पे है ये वाला। और लेंस का कर्वेचर हम देख सकते हैं कि इस केस में वो है थिन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रेटिना वो एरिया है जो स्पेस प्रोवाइड करता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज के रेटिना पे बन जाने के बाद अब एक ही काम रहता है और वो काम किया जाता है आई के इस लास्ट पार्ट ऑप्टिक नर्व के द्वारा। काम ये हम देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू। यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि जो भी इमेज रेटिना के ऊपर बनी है आई के अंदर, उसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो ऑप्टिक नर्व लेके जाती है ब्रेन के पास। और डिटेल्स का ये ट्रांसफ़र एक सर्टेन फॉर्मेट में होता है जो कि हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कारण इसका ये है कि ये सिग्नल्स बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं। तो ब्रेन को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तब जाके कहीं हम समझ पाते हैं कि हम कौन सी चीज़ को देख रहे हैं।
इसी के साथ हो जाती है बात कंप्लीट आई के सारे अलग अलग पार्ट्स की। ह्यूमन आई टॉपिक के नोट्स की शीट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला टॉपिक हो गया है कंप्लीट। वेल डन टू यू। ब्रेक लेना है तो इस पॉइंट पे ले सकते हैं, क्योंकि अब हम चलेंगे सेकंड टॉपिक पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई की तरफ। आई की एक कमाल की एबिलिटी के बारे में जानेंगे। एकोमोडेट लैंग्वेज या फिर भाषा के लेवल पे इस शब्द का मीनिंग देखें तो कोई भी ऐसा छोटा सा बदलाव जिससे हमें इच्छा अनुसार रिजल्ट मिल सके। कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी हमारी आंख की भी होती है, कहा जिसको जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। सिंपल शब्दों में समझें तो हमारे आई लेंस की ये एबिलिटी जहां पे वो अपने कर्वेचर को यानी कि अपने घुमाव को एडजस्ट करने की काबिलियत रखता है, ताकि वो अलग अलग दूरी पे स्थित ऑब्जेक्ट्स को क्लैरिटी के साथ अच्छे से देख सके। हमारी आई की इसी प्रॉपर्टी को हम समझेंगे इस सेशन के अंदर। बात को एक सवाल से शुरू करते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से चेंज होता है वैसे वैसे कर्वेचर में चेंज लाने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। इस सवाल का जवाब अब ढूंढें तो इसके सवाल में ही दो वर्ड्स पकड़ते हैं, एक है ऑब्जेक्ट और एक है इमेज, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। तो आई के सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसकी इमेज देखते हैं कि रेटिना के ऊपर बनती है तो कैसी दिखाई देती है। वो दिखाई दे सकती है कुछ इस प्रकार से। अच्छा, इस एक्सप्लेनेशन को समझ पाने के लिए आपको कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए, जो हमने चैप्टर 10 के एक टॉपिक के अंदर कर रखा है। अब बात को कंटिन्यू करें तो यहाँ पे दिखा रखा है एक ऑब्जेक्ट जिसकी रेस पड़ रही है आई लेंस के ऊपर और रिफ्रैक्शन के बाद उसकी इमेज बन रही है रेटिना के ऊपर, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में हमारी आई इस ऑब्जेक्ट को देख सकती है। अब इसी केस के अंदर बाकी सारी चीज़ें सेम रखते हुए सिर्फ एक चीज़ चेंज करते हैं और वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेके आते हैं लेंस के, और अब हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की दूरी चेंज करने से इमेज की भी दूरी चेंज हो गई है। इस बार इमेज बनती है लेंस के पीछे, और क्योंकि हम जानते हैं कि इमेज को हम तभी देख सकते हैं जब वो बनती कहाँ पे है, रेटिना के ऊपर, तो इस केस में हम इमेज को नहीं देख सकते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सेकंड रुकते हैं और एक सवाल और एड्रेस करते हैं जो कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा, और वो ये कि ऑब्जेक्ट जब हम लेंस के पास लाए तो इमेज दूर क्यों चली गई। अब ये वो बात है जो हम कन्वेक्स लेंस में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाया जाता है वैसे वैसे जो इमेज बनती है वो लेंस से दूर होती जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेंस को सॉल्व करना है, उसको इमेज को वापस रेटिना के ऊपर लाना है। वो काम वो कैसे कर सकता है, इसके सॉल्यूशन को समझने के लिए हम देखते हैं तीसरा और आखिरी केस, जहाँ पे लेंस का जो कर्वेचर है, जो घुमाव है, वो चेंज हो चुका है। वो इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस एक सिंगल चेंज से इमेज वापस रेटिना के ऊपर आ चुकी है। अब अगेन एक सवाल आता है इस पॉइंट पे कि लेंस के घुमाव बढ़ा देने से इमेज वापस रेटिना पे कैसे आ गई। तो इस बात को समझते हैं। जब हमने लेंस का कर्वेचर किया ज़्यादा तो वहाँ पे क्या और कोई बदलाव आया लेंस के अंदर? लेंस में बदलाव आया और वो आया उसकी फोकल लेंथ में। जब कर्वेचर था कम तो फोकल लेंथ थी ज़्यादा, और वहीं पे दूसरे केस में जब कर्वेचर था ज़्यादा तो फोकल लेंथ थी कम। इस फोकल लेंथ के चेंज होने से ही यहाँ पे दूसरा बदलाव आ रहा है। ध्यान करो, लेंस टॉपिक के अंदर हमने पावर ऑफ लेंस नाम का एक पोर्शन पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिकली ये सीखा था कि जो फोकल लेंथ होती है किसी भी लेंस की, वो उसकी बेंडिंग कैपेसिटी कि वो रेस को कितना कन्वर्ज करता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी एक डिटेल के ऊपर हमारा जो आई का लेंस है वो इमेज के डिस्टेंस में एकोमोडेशन, एक एडजस्टमेंट कर पाता है। इसी एक बात को यहाँ पे देखते हैं। पिछली बार क्योंकि फोकल लेंथ थी ज़्यादा तो लेंस वहाँ पे रेस को कम बेंड कर रहा था और वो आगे जाके मिल रही थी, जबकि इस बार जब फोकल लेंथ हो गई कम तो लेंस ने क्या किया, रेस को ज़्यादा बेंड किया और वो पहले ही रेटिना के ऊपर आके मिल गई। और यही हमारा गोल था कि इमेज वापस बन जाए कहाँ पे, रेटिना के ऊपर। तो अब इस पॉइंट पे इस पूरी एक्टिविटी का अगर हम निष्कर्ष निकालें, ऑब्जर्वेशन निकालें, तो वो ये कहता है कि जब हमारी आंख पास वाले ऑब्जेक्ट्स को देखती है तो उसके लेंस का जो कर्वेचर होता है, जो घुमाव होता है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। जितना पास होगा ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा होगा लेंस का कर्वेचर। अच्छा, इस पॉइंट पे एक बात और जान लो कि जो डायग्राम्स हमने अभी पावर ऑफ एकोमोडेशन समझने के लिए देखे थे वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। बुक में ज़्यादा ही सिंप्लीफाइड डायग्राम्स प्रेजेंट हैं जो दिखते हैं कुछ ऐसे। ये डायग्राम्स पावर ऑफ एकोमोडेशन को प्रॉपरली नहीं समझाते हैं। ऑल्दो अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो आप पहले वाले डायग्राम्स ना बना के यही वाले बनाइएगा। इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। तीनों डायग्राम्स बिल्कुल उन्हीं डायग्राम्स के पैरेलल समझ लीजिए जो हमने पहले करे।
जिसमें ये पहले वाला केस दिखाता है जब ऑब्जेक्ट एक सर्टेन दूरी पे था तो इमेज बन रही थी रेटिना के ऊपर। फिर दूसरे केस में आ जाएं तो ये दिखाता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आया तो इमेज चली गई रेटिना से आगे। और फिर तीसरा और आखिरी केस दिखाता है कि जब कर्वेचर को वापस इंक्रीज कर दिया गया तो इमेज वापस रेटिना के ऊपर आ गई। बाकी फोकल लेंथ और बाकी चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सारी डिटेल्स ये डायग्राम नहीं दिखा पाता है, तो वो पहले वाले डायग्राम्स रख लीजिए कंसेप्ट समझने के लिए और ये वाले डायग्राम्स एग्जाम में मार्क्स पाने के लिए। ये हो जाती है आई में पावर ऑफ अकोमोडेशन के एक हिस्से की बात। अब इसके बाद चलें दूसरे हिस्से की तरफ और देखें डायरेक्ट हमारे ऑब्जर्वेशन क्या हो सकते हैं। तो ये होगा केस जब आई हमारी फार ऑब्जेक्ट्स को व्यू करती है, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को। और इस केस में हम सोचें तो रिजल्ट्स पिछली बार से ऑपोजिट होने चाहिए, यानी कि इस बार लेंस का कर्वेचर होना चाहिए डिक्रीज। तो चलिए इसी बात को चेक करते हैं। बिल्कुल पिछली बार की तरह देखें तो पहला केस हमारा हो जाएगा ये, जहाँ पे आई सबसे शुरू में देख रही है किसी एक पास के ऑब्जेक्ट को और इमेज इस ऑब्जेक्ट की बन रही है रेटिना के ऊपर, यानी कि हमारी आई इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है। अब इस मोमेंट पे हम बाकी सारी चीज़ों को सेम रखते हुए सिर्फ एक चीज़ चेंज करते हैं और वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इस बार हम ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेके चले जाते हैं और तब देखते हैं कि इमेज पे क्या फ़र्क आता है। इस बार हमारी इमेज बनती है रेटिना के सामने, और अब क्योंकि ये इमेज रेटिना पे नहीं बनी है तो हमारी आई इसको इस केस में नहीं देख पाएगी। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे भी ये सवाल पूछें कि ये इमेज रेटिना के सामने क्यों बनी, तो अगेन हम कन्वेक्स लेंस के थ्रू गेन करी हुई नॉलेज पे जाएं तो वहाँ पे हमने सीखा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जाता है लेंस से दूर वैसे वैसे इमेज आती है लेंस के पास। यही कारण है कि इस बार इमेज बनी है रेटिना के सामने और लेंस के पास। अब सवाल ये आता है कि हमारी आई इस इमेज को वापस रेटिना के ऊपर कैसे ले जा पाती है। तो जवाब इसका शायद आप सोच भी सकते हो, वो इस काम को करती है अपने कर्वेचर को डिक्रीज करके, यानी कि लेंस को थिन करके। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि लेंस हो गया है थिन तो इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, और क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज हो चुकी है तो इसका मतलब लेंस की बेंडिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है। यही कारण है कि जिन रेस को पहले वो जल्दी कन्वर्ज कर रहा था और इमेज को बना रहा था रेटिना के सामने, अब वो उन्हीं रेस को धीरे धीरे कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि कम कन्वर्ज कर रहा है, जिसके कारण इमेज आगे जाकर वापस बन जाती है रेटिना के ऊपर और हमारी आई अब इस इमेज को देख सकती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी आई फार ऑब्जेक्ट्स को व्यू करती है तो हमारे लेंस का कर्वेचर डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, इन तीनों केसेस की मदद से जो हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन इस बार समझ ली, इनका भी एक सिंपलर वर्जन कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है बुक्स के अंदर। इसको अब हम ईजिली समझ सकते हैं। ये तीनों केसेस वही सेम बात करते हैं जो हमने अभी अभी सीखी हैं, जहाँ पे ये पहले वाला केस दिखाता है हमारी आई के पास रखा कोई ऑब्जेक्ट और इमेज बन रही है रेटिना के ऊपर। फिर ये दूसरा केस दिखाता है कि आई के उसी कर्वेचर के साथ जब वो ऑब्जेक्ट चला जाता है बहुत दूर तो इमेज बनती है इस बार रेटिना के सामने और हम उस इमेज को नहीं देख पाते हैं। फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाता है ये हम देख सकते हैं इस तीसरे वाले केस में, जहाँ पे लेंस का कर्वेचर हो जाता है थिन और वही इमेज जो रेटिना के सामने बन रही थी वो इस बार बनती है वापस रेटिना के ऊपर। तो एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा जाए कि फार ऑब्जेक्ट में पावर ऑफ अकोमोडेशन कैसे होता है तो ये तीन केसेस आप दिखा सकते हैं। इसी के साथ हम सीख लेते हैं कि हमारी आई में पावर ऑफ अकोमोडेशन कैसे वर्क करता है। तो वेरी वेल डन टू यू ऑन कंप्लीटिंग द टॉपिक। सेकंड टॉपिक भी आपका हो गया है कंप्लीट। ब्रेक लेने का पॉइंट अगेन यही है। अब हम चलेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आई डिफेक्ट्स की तरफ। यहाँ हम आई में होते डिफेक्ट से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। ह्यूमन आई हमारी बॉडी का एक एसेंशियल ऑर्गन, पर ऐसे कई सारे डिफेक्ट्स हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी इस आई के अंदर हो सकते हैं। ऐसे ही 5 डिफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर। आई के इन सभी डिफेक्ट्स में हम 3 बातें जानेंगे। पहला है नाम और उस डिफेक्ट का एक्सप्लेनेशन, यानी कि सिंपल शब्दों में उस डिफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा है डिफॉर्मिटी इन आई कॉजिंग द डिफेक्ट, यानी कि आई के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ है जो उस डिफेक्ट को कॉज कर रहा है। और तीसरा और आखिरी है ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ द डिफेक्ट, यानी कि किन तरीकों से हर डिफेक्ट को या तो टेम्परेरीली मैनेज या फिर परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला डिफेक्ट कलर ब्लाइंडनेस। एक्सप्लेन इस डिफेक्ट को करें तो जैसा कि नाम इसका बताता है, इसमें एक इंसान अलग अलग कलर्स के बीच में पहचान यानी कि डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर नॉर्मल आई अलग अलग कलर्स को कुछ इस तरह से देखती है
तो वहीं पे एक कलर ब्लाइंडेड पर्सन इन्हीं कलर्स को कुछ इस तरह से देखता है, जहाँ पे या तो कुछ कलर्स उसे दिखाई ही नहीं देते हैं या फिर वो उसे किसी दूसरे कलर में दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद इसके कारण की बात करें तो वो होता है एब्सेंस ऑफ कोन्स ऑफ सर्टेन कलर्स। कोन्स बेसिकली हमारे आईज में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो हमें अलग अलग तरह के कलर्स को देखने में मदद करते हैं, जैसे कि रेड कलर के कोन्स या फिर ग्रीन कलर के कोन्स या फिर ब्लू कलर के कोन्स। इन्हीं कोन्स में से जब किसी पर्सन की आई में अलग अलग तरह के कोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसे डिफरेंट तरह के कलर्स देखने में प्रॉब्लम होती है। आखिरी सवाल, कलर ब्लाइंडनेस के ट्रीटमेंट या क्योर की बात करें तो ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो इनक्योरेबल है, यानी कि ठीक हो ही नहीं सकता है। और कारण इसका पूछें तो वो ये है कि ये डिफेक्ट एक जेनेटिक डिफेक्ट है। जो जीन्स एक जने को अपने माता पिता से मिलते हैं उसी के अंदर ये डिफेक्ट आता है, तो इसलिए इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर डिफेक्ट के टेस्टिंग की बात करें, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट की बात करें, तो वो हम यहीं पे इस वक्त कर सकते हैं। मैं आपको 6 सर्कुलर शेप्स दिखाऊंगा जिसमें से हर एक शेप के अंदर डिफरेंट कलर प्रेजेंट होगा और हर एक शेप के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर प्रेजेंट होगा। आपको ये पहचानना है कि वो नंबर कौन सा है। अगर आप उस नंबर को पहचान पाते हैं तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं, और अगर आप उस नंबर को नहीं पहचान पाते हैं तो आप कलर ब्लाइंड हैं। तो आपके 6 शेप्स हैं ये, इनमें प्रेजेंट नंबर्स को एक एक करके पहचानिए। अब मैं आपको नंबर्स बताने जा रहा हूँ। पहला है 7, फिर 13, फिर 16, फिर 8, फिर 12 और अंत में 9। आई होप आप इन नंबर्स को पहचान पाए हैं, और अगर नहीं भी पहचान पाए हैं तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये होता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट, और इसी के साथ हमारे पहले डिफेक्ट कलर ब्लाइंडनेस की बात भी कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरी डिफेक्ट की तरफ चलें तो नाम इसका है कैटरैक्ट। हिंदी में इसको कहते हैं मोतियाबिंद। एक्सप्लेन इसको करें तो इस डिफेक्ट में पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है, मोस्टली इन द ओल्ड एज। यानी कि किसी एक जने की मोस्टली ओल्ड एज में जो देखने की क्षमता है वो या तो आधे अधूरे लेवल पे या फिर पूरे ही लेवल पे लूज हो जाती है। तो इस डिफेक्ट को अगर कलर ब्लाइंडनेस से कंपेयर करें तो ये काफ़ी मेजर, काफ़ी डेंजरस डिफेक्ट है। डिफेक्ट जब ये किसी की आई में पहली बार आता है तो उसका सिम्टम होता है ब्लर्ड विजन, यानी कि चीज़ें उसको साफ नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देने लगती हैं। इस डिफेक्ट के प्रॉपर पहचान की बात करें तो इसमें हमारी जो आंखों के अंदर प्रेजेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो मिल्की या फिर क्लाउडी दिखाई देने लगता है, कुछ इस तरह से। यानी कि नॉर्मल आई थी कुछ ऐसी और डिफेक्ट के बाद आई हो गई कुछ ऐसी। बेसिकली प्यूपिल वाला जो एरिया है वहाँ पे मिल्की और क्लाउडी पोर्शन आ जाता है। इस डिफेक्ट के आ जाने के बाद कोई भी इंसान अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़, अपनी रोज़मर्रा की जो सिंपल एक्टिविटीज़ हैं वो भी नहीं कर पाता है। इसीलिए इस डिफेक्ट का क्योर होना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और क्योर ये डिफेक्ट होता है सिर्फ एक ही तरीके से, और वो है सर्जरी। यानी कि आंखों का प्रॉपर ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का। आंखों में प्यूपिल के एरिया में जो कैटरैक्ट आ गया है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। तो ये एक बिल्कुल बढ़िया बात है कि इस डेंजरस डिफेक्ट का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक क्योर पॉसिबल है। एक इंटरेस्टिंग डिटेल, एक स्टैटिस्टिक शेयर करें अगर इस डिफेक्ट के बारे में, तो वो ये है दैट कैटरैक्ट इज़ द मोस्ट कॉमन आई डिफेक्ट इन द वर्ल्ड। सारे के सारे आई डिफेक्ट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन जो आई डिफेक्ट है वो कैटरैक्ट ही है। ये हो जाती है बात हमारे लिस्ट में आते दूसरे आई डिफेक्ट की। अब चलते हैं अपने तीसरे डिफेक्ट की तरफ। नाम इसका है प्रेसबायोपिया। डिफेक्ट ये कॉमनली होता है 40 ईयर्स की एज के बाद, जो कि कहीं ना कहीं ये बात भी दिखाता है कि हमारी आईज विद टाइम अपनी देखने की एबिलिटी को धीरे धीरे लूज भी करती हैं। इस डिफेक्ट में होता क्या है एग्जैक्टली? तो इस डिफेक्ट में ना तो एक इंसान अपने पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है और ना ही वो अपने दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। आपकी डे टू डे लाइफ में अगर ऐसा हो जाए तो ये काफ़ी परेशानी वाली बात है। अब सवाल अगर ये पूछें कि आई में एग्जैक्टली क्या कमी आई है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो हमारे जो आई का लेंस है उसकी जो अपने कर्वेचर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसको हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई के अंदर, जहाँ पे अगर आप ध्यान करो तो हमने सीखा था कि दूर के ऑब्जेक्ट्स जब आई हमारी देखती है तो उसका जो कर्वेचर है वो हो जाता है थिन, एंड एट द सेम टाइम जब वो पास के ऑब्जेक्ट्स को देखती है तो उसका कर्वेचर कैसा होता था? वो होता था थिक। तो प्रेसबायोपिया डिफेक्ट के अंदर ये दोनों की दोनों एबिलिटी हमारी आई की वीक हो जाती है। ना तो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते वक्त आई का लेंस थिन होता है और ना ही पास के ऑब्जेक्ट्स को देखते वक्त वो थिक होता है। ये है एक मेन कारण प्रेसबायोपिया डिफेक्ट का। वहीं पे दूसरा भी एक रीज़न हो सकता है और वो है सिलियरी मसल्स का वीक हो जाना।
सिलियरी मसल्स अगर आपको ध्यान हो तो वो मसल्स थी जो हमारे आई के लेंस को पकड़ के रखती थी एंड एट द सेम टाइम उसके कर्वेचर को डिक्रीज और इंक्रीज करने में भी हेल्प करती थी बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग। तो वो मसल्स भी जब वीक हो जाएंगी तो प्रेस बायोपिया डिफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों ही केसेस में आँख की पास और दूर की देखने की एबिलिटी कम हो जाती है। अब इस पॉइंट पे सवाल आता है कि इस डिफेक्ट का ट्रीटमेंट या क्योर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अच्छी बात यह है कि क्योर एग्जिस्ट करता है और वो सिंपल है। जिस भी जने को डिफेक्ट हुआ है बेस्ड ऑन कि उसको कितना सिवियर है वो डिफेक्ट, उसके हिसाब से उसको एक स्पेसिफिक टाइप का लेंस लेना होता है। नाम है बायफोकल लेंस। जब ये लेंस आंखों के लिए बनवाया जाता है तो पास एज वेल एज दूर के ऑब्जेक्ट्स दोनों ही हम देख पाते हैं। इसकी वर्किंग देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें नीचे वाला पोर्शन होता है कन्वेक्स लेंस जो हमें पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने की मदद करता है, और वहीं पे ऊपर वाला पोर्शन ब्लू कलर वाला पोर्शन होता है कनकेव लेंस जो हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने की क्षमता देता है। तो देखा जाए तो कितनी कमाल की बात है, दो कांच के अलग अलग पीस, एक पीस पास के ऑब्जेक्ट्स देखने की एबिलिटी देता है तो वहीं पे दूसरा पीस दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने की एबिलिटी देता है। ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे साइंस ब्यूटीफुल लगती है। अच्छा, ये हो जाती है हमारी तीसरी डिफेक्ट प्रेस बायोपिया की बात कंप्लीट। इसके बाद फोर्थ नंबर का डिफेक्ट आता है शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया। जैसा कि इसका नाम बताता है, इसमें एक इंसान पास के ऑब्जेक्ट्स को तो देख पाता है लेकिन वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है। इसको हम डायग्राम्स के थ्रू अगर देखें तो यहाँ पे पहला ये वाला केस है नॉर्मल केस, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है आई से बहुत दूर और लेंस ऐसे केस में हम जानते हैं होता है थिन, और तब कहीं जाके इमेज बनती थी रेटिना के ऊपर। ये बात हम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई वाले टॉपिक में भी सीख चुके हैं। अब इसी केस में जब डिफेक्ट प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे लेंस का जो कर्वेचर है वो परमानेंटली थिक हो चुका होता है, यानी कि उसके थिन होने की एबिलिटी हो जाती है लूज। और इसी बात का इफेक्ट ये होता है कि इमेज इस बार बनती है रेटिना के सामने, जिसकी वजह से अब क्या होगा, आई इस फार प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगी क्लियरली। यही है मायोपिया का डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को अब हम करेक्ट कर पाएं उसके लिए क्या करते हैं, हम अगर एक सही पावर के कनकेव लेंस को आई के सामने प्लेस करते हैं जो कि चश्मे के रूप में पहना जाता है, तो यहाँ पे पहले जो रेज आई के ऊपर पड़ रही थी अब वही रेज आई के लेंस के ऊपर ज़्यादा फैल के पड़ती हैं, क्योंकि कनकेव लेंस का नेचर हम जानते हैं कैसा है, रेज को डाइवर्ज करने का। तो अब जब ये डाइवर्ज हुई रेज आई के लेंस से रिफ्रैक्ट होती हैं, अब ये इमेज को रेटिना के सामने बनाने की जगह उसको आगे की तरफ लेके चली जाती हैं और इस तरह से वो इमेज बन जाती है रेटिना के ऊपर। कितनी कमाल की बात है। अच्छा, एक छोटी सी बात और जानो, यही पूरा डिफेक्ट एक कारण से और भी हो सकता है। अगर जो हमारी आई बॉल है वो परमानेंटली लार्जर हो जाती है तो भी आई में मायोपिया डिफेक्ट हो जाता है। इसको समझें तो नॉर्मल केस अगर कुछ इस प्रकार से था तो यहाँ पे जब ये आई बॉल जो कि है ये वाला पार्ट, ये धीरे धीरे लार्जर हो जाता है तो भी हम देख सकते हैं कि इस बार इमेज रेटिना के सामने चली गई है। इमेज अब भी वहीं पे बन रही है लेकिन इस बार रेटिना ही पीछे चला गया है। तो ये दोनों ही कारण हो सकते हैं मायोपिया डिफेक्ट के होने के। ये हमने सीख लिया मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस डिफेक्ट। इसके बाद टॉपिक के फिफ्थ और लास्ट पार्ट में चलें तो हमारा लास्ट डिफेक्ट है लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें एक जना दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख पाता है लेकिन वो पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है। जैसे कि इस डिफेक्ट को भी अगर हम डायग्राम्स के थ्रू समझें तो नॉर्मल केस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें जब हमारी आंख पास के ऑब्जेक्ट्स को देखती थी तो उसके लेंस का कर्वेचर होता था थिक और तब ही इमेज बनती थी रेटिना के ऊपर। पर इसी नॉर्मल केस में डिफेक्ट तब प्रेजेंट हो जाता है जब आई का जो लेंस है उसका कर्वेचर परमानेंटली थिन हो जाता है, और ऐसे केस में होता यह है कि इमेज जो बनती है वो इस बार रेटिना के पीछे जाके बनती है और इसी कारण से हमारी आई उस इमेज को नहीं देख पाती है। अच्छा, यही सेम डिफेक्ट एक दूसरे केस में भी पॉसिबल है, जब हमारी आई का जो लेंस है उसका कर्वेचर भले ही थिक हो जाता हो लेकिन हमारी जो आई बॉल है वो परमानेंटली स्मॉल हो चुकी हो। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, इमेज जो बनेगी वो रेटिना के पीछे जाके बनेगी। तो ऐसे केस में भी हमारी आई इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाती है। अब अगर ये सवाल पूछा जाए कि इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे किया जाता है, तो आप शायद गैस भी कर चुके होंगे। इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता है कन्वेक्स लेंस की मदद से, जो काम ये करता है कि जो रेज हमारी आई के ऊपर फॉल हो रही हैं वो उनको पहले से ही कन्वर्ज करके लाता है। तो अब जब हमारी आईज उस रेज को रिफ्रैक्ट करती हैं तो वो इमेज आगे जाके ना बनते हुए वो बनती है वापस रेटिना के ऊपर, और इस तरह से हमारी आई इस ऑब्जेक्ट को देख पाती है।
अगेन कितनी कमाल की बात है ये। इस प्रकार से एक इंसान जो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट से सफर कर रहा है वो वापस से कन्वेक्स लेंस की मदद से आसानी से देख सकता है। ये हो जाती है बात हमारे पांचवें और आखिरी डिफेक्ट पे भी कंप्लीट। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। तो वेरी वेरी वेल डन टू यू ऑन कंप्लीटिंग द टॉपिक। आप टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ये वाली रिवीजन शीट यूज कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 3 भी हो गया है कंप्लीट। चैप्टर का फर्स्ट हाफ ह्यूमन आई हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम चलेंगे चैप्टर के सेकेंड हाफ की तरफ और बात करेंगे कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे कवर करेंगे एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना डिस्पर्जन। ऐसे सवालों के जवाब देता है जैसे कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज के सेशन की बातचीत शुरू करेंगे 2 एग्जाम्पल्स के साथ। पहला एग्जाम्पल है ये खूबसूरत नेचुरल फिनोमिना रेनबो का फिनोमिना, जिसको मैंने तो देखा है, आई होप आपने भी कभी ना कभी देखा हो। फिनोमिना जिसके अंदर सूरज की जो रोशनी है वो जिन 7 रंगों से फॉर्म होती है उसमें वो ब्रेक हो जाती है। फिर इसी के बाद एक दूसरा उदाहरण है प्रिज्म का। इस पे भी जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स को अब हम एक साथ रखें और इस फिनोमिना को एक स्टेटमेंट में पुट करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हो रहा है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, यानी कि जो सफेद रंग की लाइट है वो अपने फॉर्मिंग 7 कलर्स में टूट जाती है। और नाम इस फिनोमिना को दिया जाता है डिस्पर्जन और हिंदी में इसको कहते हैं विक्षेपण। इसी फिनोमिना की बारीकियों को क्लोजली समझेंगे इस सेशन के अंदर। बात को शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ, यानी कि फिनोमिना को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो इन दोनों ही उदाहरण को साइड में रख दें और इनमें एक एक करके कॉमन चीजें पिक करें। तो सबसे पहली कॉमन बात यहाँ पे दिखाई देती है मीडियम्स के रिस्पेक्ट में, जिसमें दोनों ही एग्जाम्पल्स में लाइट शुरू में एक मीडियम में थी जो कि था एयर और बाद में किसी दूसरे मीडियम में थी। रेनबो के केस में वो वाटर में गई थी इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स और प्रिज्म के केस में वो गई थी ग्लास के अंदर, यानी कि दोनों ही केसेस में मीडियम का चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे अगर हम एयर के अंदर जो प्रेजेंट ये लाइट है इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करें तो हम देख सकते हैं कि लाइट जब एयर में प्रेजेंट होती है तो उसके सातों कंपोनेंट एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए वो हमें दिखाई देती है वाइट लाइट के फॉर्म में, ना कि सातों कंपोनेंट अलग अलग। चाहे वो बात हो प्रिज्म की जहाँ पे लाइट शुरू में कैसी थी, वाइट लाइट के फॉर्म में, या फिर बात हो रेनबो के केस में जहाँ पे जब तक रेनबो नहीं बना था तब तक लाइट वाइट लाइट के फॉर्म में ही प्रेजेंट थी और वो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। ये तो हो गए ऑब्जर्वेशन लाइट पे एयर मीडियम के अंदर। अब इसके बाद चलें दूसरे हिस्से की तरफ, यानी कि जब लाइट का मीडियम हो जाता है चेंज और वो चली जाती है वाटर या फिर ग्लास के अंदर, तब हम देख सकते हैं कि वाइट लाइट जो है वो आगे चल के वाइट लाइट के फॉर्म में नहीं जाती है, इंस्टेड वो ब्रेक हो जाती है 7 ब्यूटीफुल कंपोनेंट्स में, जो कि हैं इंद्रधनुष के 7 रंग वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिनको हम एक साथ एक शब्द से भी जानते हैं जो कि है स्पेक्ट्रम। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई यहाँ पे जब लाइट आ गई वाटर या ग्लास के अंदर। वाइट लाइट के जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सब अलग अलग हो गए, एक साथ नहीं रहे अब, इसलिए अब हमें वाइट लाइट दिखाई नहीं देती है। और यही जो इमेज अब हमारे सामने है इन 7 रंगों की, इसको देखते हुए हम एक बात और कह सकते हैं कि ये सातों के सातों रंग अलग अलग अमाउंट में बेंड हुए हैं, जिसमें जो रेड कलर है वो सबसे कम अमाउंट से बेंड हुआ है, जबकि वहीं पे रेड के आगे जो आने वाले कलर्स हैं वो सब थोड़े थोड़े ज़्यादा अमाउंट से बेंड हुए हैं। ऑरेंज रेड से ज़्यादा बेंड हुआ है, येलो ऑरेंज से ज़्यादा बेंड हुआ है, ग्रीन येलो से ज़्यादा बेंड हुआ है, ब्लू ग्रीन से ज़्यादा, इंडिगो ब्लू से ज़्यादा और फाइनली वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है। तो ये देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ये हो जाते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन दूसरे मीडियम में, यानी कि वाटर या फिर ग्लास के अंदर। ऑब्जर्वेशन का जो लेवल है वो हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। एयर में भी हमने देख लिया कि क्या ऑब्जर्वेशन है और वाटर या फिर ग्लास के अंदर भी देख लिया हमने क्या ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट करते हैं। अब इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम समझ सकें इसके लिए हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज रीजनिंग की स्टेज की तरफ, जहाँ पे हम जानेंगे कि इन सारी बातों का जो हमने अभी देखी इनके पीछे का मेन कारण क्या है, क्यों ऐसा है कि लाइट डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंटली बिहेव कर रही है। रीजनिंग की डिटेल में हम जाएं इससे पहले हमें लाइट के एक फैक्टर, एक पैरामीटर के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि है वेवलेंथ। लाइट की वेव अगर कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है तो वेवलेंथ वहाँ पे होती है वेव की 2 एडजेसेंट साइकिल्स के बीच में, एक के बाद एक जो 2 साइकिल्स आती हैं उसके बीच में 2 आइडेंटिकल पॉइंट्स जो हैं, एक ही लेवल पे जो पॉइंट्स आते हैं उनके बीच का डिस्टेंस। जैसे कि इस रेड कलर की वेव की वेवलेंथ होती है ये वाली, और इसी तरह से अगर हम वायलेट कलर की वेवलेंथ देख लें तो वो होती है ये वाली।
इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स की मदद से हम वेवलेंथ के बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं, और वो ये कि लाइट के जो अलग अलग कलर्स हैं उन सब की अपनी वेवलेंथ डिफरेंट होती हैं। किन्हीं भी दो कलर्स की वेवलेंथ सेम नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, और वहीं पे वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ये है पहली इंपॉर्टेंट डिटेल वेवलेंथ से रिलेटेड। इसके बाद दूसरी डिटेल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल, और वो भी वेवलेंथ से ही रिलेटेड है। डिटेल ये कहती है कि वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ बैंड ऑफ अ लाइट, दैट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि लाइट के किसी भी कंपोनेंट की जो वेवलेंथ है, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस लाइट के बैंड के अमाउंट का, कि वो किसी मीडियम में कितना बैंड करती है। वेवलेंथ की ये सेकंड डिटेल एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। और अब इन दोनों ही डिटेल्स को लेके चलते हैं अपने इस वाले केस की तरफ, और देखते हैं कि ये यहाँ पे किस तरह से इफेक्ट करती हैं। हम देख सकते हैं कि एयर या वैक्यूम के केस में सारे के सारे जो कंपोनेंट्स थे वो एक साथ ही चलते थे, यानी कि सारे कंपोनेंट्स की बेंडिंग सेम अमाउंट से होती थी, डिफरेंट अमाउंट से नहीं। और इसके पीछे का मेन कारण ये है कि जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यही कारण है कि एयर के केस में लाइट के सारे कंपोनेंट्स एक साथ ट्रेवल करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम चलें दूसरी तरफ, यानी कि वाटर या फिर ग्लास के मीडियम में, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें रेड सबसे कम बैंड करता है। और इसके पीछे का कारण क्या था कि रेड की जो वेवलेंथ थी वो सबसे ज़्यादा थी, वहीं पे वायलेट जो था वो सबसे ज़्यादा बैंड कर रहा था, क्योंकि वायलेट की जो वेवलेंथ थी वो सबसे कम थी। तो यहाँ पे एयर के अलावा किसी भी और जो मीडियम है उसके बारे में कौन सी बात ट्रू है कि ऐसे किसी भी मीडियम में इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स का, वो डिपेंडेंट होता है ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यही कारण है कि अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग अमाउंट से बैंड होते हैं। तो ये वो रीजंस हैं जिसके कारण से लाइट अलग अलग तरह से बिहेव करती है इन दोनों मीडियम्स में। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात अगर और ध्यान करें तो आपको याद हो तो हमने सीखा था कि म्यू ऑफ वाटर यानी कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर होता था 1.33, जो कि बात सही है। ओवरऑल अगर हम वाटर के केस में देखें तो उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यही है, लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो वाटर का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेड लाइट वो होता है इससे थोड़ा सा कम। और दूसरी तरफ वायलेट वाले कंपोनेंट के केस में क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में जो वाटर का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो होगा 1.33 से थोड़ा सा ज़्यादा। यानी कि यहाँ पे जब डिस्पर्जन हो रहा है तो लाइट के हर एक कंपोनेंट का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट है। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट डिस्पर्जन फिनोमिना के रीज़न, उसके कारण की। अच्छा, इस टॉपिक को सीखने के दौरान आपके मन में एक सवाल और आया होगा, जब भी कभी लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है तो क्या हमेशा डिस्पर्जन होता है? तो इसका जवाब तो ये है कि अगर आप अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप इसका आंसर ईजिली दे सकते हैं, और वो ये है कि लाइट जब भी अपने मीडियम को चेंज करती है तो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि वो हमेशा ही डिस्पर्जन फिनोमिना शो करे। इसके सिंपल उदाहरण देखें तो हमारे आसपास के ही उदाहरण हैं। जब भी बारिश होती है तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे रेनबो फॉर्म हो रहा हो, और दूसरी तरफ जब भी हम प्रिज्म को वाइट लाइट के अंदर रखते हैं यानी कि सूरज की रोशनी के सामने रखते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो हर वक्त ही डिस्पर्जन शो करे। देखो, डिस्पर्जन एक ऐसा फिनोमिना है जो दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन दोनों फैक्टर्स के ट्रू होने पे ही डिस्पर्जन शो होता है, वरना शो नहीं होता है। कौन से हैं ये दो फैक्टर्स? पहला फैक्टर है एंगल एट विच द लाइट फॉल्स एट द चेंज ऑफ मीडियम, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जिस एंगल पे वो फॉल करती है एक मीडियम पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उस एंगल की डिटेल्स क्या हैं उसके स्पेसिफिक्स में हम इस टॉपिक में नहीं जाएंगे। अभी बस इतना ध्यान रखेंगे कि वो एंगल इंपॉर्टेंट है जिस पे लाइट फॉल करती है एट द चेंज ऑफ मीडियम। फिर इसके बाद दूसरा फैक्टर देखें तो वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट, यानी कि जिस जगह से हम रिफ्रैक्टेड लाइट को व्यू करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को डिसाइड करने में कि डिस्पर्जन होएगा या फिर नहीं होगा। इस पॉइंट की भी जो स्पेसिफिक डिटेल है वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। बस हम ये दो फैक्टर्स ध्यान रखेंगे जिस पे डिस्पर्जन का होना ना होना डिपेंड करता है। ये हो जाती है बात हमारी इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप इस टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप ये वाली रिवीजन शीट डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 4 भी आपका हो गया है कंप्लीट। वेल डन टू यू। अब हम चलेंगे अपने 5th एंड नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की तरफ। आसमान के अंदर जो लाखों करोड़ों सितारे हैं वो झिलमिल यानी कि ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों देते हैं? वहीं पे दूसरी तरफ सूरज को जब हम सुबह उगते हुए देखते हैं तो वो हॉराइजन की लाइन पे आने से पहले ही हमें विजिबल क्यों हो जाता है?
इन्हीं दोनों इवेंट्स के पीछे की साइंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे इस सेशन में। सबसे पहले बात करें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के इफेक्ट के बारे में। तो एक तरफ तो ले लेंगे स्टार और दूसरी तरफ आ जाती है अर्थ, जिसपे कोई एक पर्सन भी है जो उस स्टार को देखेगा। अच्छा, स्टार यहाँ पे विजिबल कैसे होता है? स्टार एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो अपनी रोशनी से विजिबल नहीं होता। उसके ऊपर पड़ती है सन की रोशनी कुछ इस प्रकार से, और यही रोशनी जब स्टार से रिफ्लेक्ट होती है और इस बंदे की आंखों में पड़ती है, तब जाके उस इंसान को वो स्टार दिखाई देता है। और ये जो हमने पूरा केस लिया, इसके अंदर कोई भी ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अर्थ का एटमॉस्फेयर अकाउंट में नहीं लिया है। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी होती है लेयर्स की, वो लगातार वेरी करती रहती है। सबसे पहली जो लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा डेंस होती है, और उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर की लेयर्स में जाते हैं तो डेंसिटी लगातार कम होती जाती है, और फाइनली जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी डेंसिटी नहीं होती है। अब फिर से सन से एक लाइट की रे को लेते हैं और स्टार के ऊपर डालते हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये पहली लेयर पे टकराएगी, तो क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी का चेंज है, तो वहाँ पे कौन सा फिनोमिना होगा? रिफ्रैक्शन फिनोमिना। और रे ये बेंड किस तरफ करेगी? क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। अब यही फिनोमिना यहाँ पे एंड नहीं होगा। जब ये लाइट की रे अगली डेंसिटी की लेयर में जाएगी, तो वहाँ पे ये रिफ्रैक्शन फिर से होगा और वो रे फिर से थोड़ी सी और बेंड हो जाएगी। इसी तरह से जब ये रे आगे जाती जाएगी, तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो वहाँ पे ये रे बेंड होती जाती है, और फाइनली ये पड़ती है उस व्यूअर की आई में। अब जाके वो व्यूअर उस स्टार को देख पाता है, और इस स्टार की लोकेशन अब वो पुरानी लोकेशन नहीं है। इसकी लोकेशन बनती है कुछ इस प्रकार से, यानी कि जब हम इस फाइनल रे को ले जाते हैं पीछे की तरफ, तो जहाँ पे ये एंड करती है, वहाँ पे स्टार की एपरेंट पोजीशन, यानी कि नकली पोजीशन, जिस पे वो दिखाई दे रहा है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है, वो बनती है। ये तो हो गया कहानी का पहला हिस्सा। इस पूरी बात को अगर हम एक सेंटेंस में पुट कर दें, तो हम कह सकते हैं दैट लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्टार अंडरगोज कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन बाय द एटमॉस्फेयर। लाइट जो स्टार के द्वारा रिफ्लेक्ट हुई, उसमें लगातार रिफ्रैक्शन होता रहता है बाय द एटमॉस्फेयर। कहानी पर यहाँ पे पूरी खत्म नहीं होती है। कहानी में एक छोटा सा हिस्सा और है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो स्टैटिक नहीं रहते, वो लगातार मूव करते रहते हैं विंड्स की वजह से, हवा जो चलती है उसकी वजह से। इसलिए जो लाइट स्टार से रिफ्लेक्ट होके आती है व्यूअर की आई में, उसकी पोजीशन भी लगातार चेंज होती रहती है, वो भी एक जगह नहीं रहती। यही कारण है कि जो अपरेंट पोजीशन स्टार की उस व्यूअर को दिखाई देती है, वो एक जगह पे नहीं रहती, वो कुछ इस प्रकार से लगातार ही हर सेकंड चेंज होती रहती है, और इसी इफेक्ट के कारण हमें स्टार झिलमिलाता हुआ, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। ये जो हमने पूरा इफेक्ट जान लिया, इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डिफाइन करें तो डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है। इट इज़ द रिपीटेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस पूरे इफेक्ट में अगर छोटा सा चेंज करें और इस इंसान को, जो उस स्टार को देख रहा था, इसको अर्थ से उठा के हम कुछ इस तरह से ले जाएं ऊपर की तरफ और ले आएं स्पेस में इस पॉइंट पे, और अब ये सवाल पूछें कि क्या यहाँ पे ट्विंकलिंग इफेक्ट होगा? यहाँ पे ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं होगा। कारण इसके पीछे का क्या है, वो आप कमेंट्स में देके ट्राई करिए। इसके बाद दूसरी इवेंट आती है दैट सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट्स बिफोर सनराइज। इसको समझने के लिए क्विकली एक सेटअप बना लेते हैं। सबसे पहले आ गई अर्थ, और फिर आ गया ये एक इंसान जो उस सनराइज को देखेगा। इसको प्लेस कर देते हैं अर्थ पे इस ए पॉइंट पे। अब यहाँ पे पहले एक वर्ड सीखना जरूरी है, लाइन ऑफ होराइजन। होराइजन की लाइन हम इस इमेज में देख सकते हैं। ये वो लाइन है जहाँ पे अर्थ या फिर सी स्काई से मिलती हुई दिखाई देती है। सूरज की जब पहली किरण सुबह निकलती है तो इसी लाइन से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इस हिसाब से सन की पहली पोजीशन हो गई ये, और उसका जो पहला पार्ट हमें दिखाई देता है वो हो गया बी पॉइंट। यानी कि इस केस में हमें सूरज तब दिखाई देगा जब बी पॉइंट से आती हुई लाइट पड़ेगी इस आदमी के आंखों में ए पॉइंट पे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये तो तब होगा जब अर्थ के अराउंड कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा। अर्थ के अराउंड एक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, और उस केस में बात कुछ अलग होती है। सूरज जब होराइजन की लाइन तक नहीं आया होता और वो उससे थोड़ा नीचे होता है, हमें दिखाई नहीं देना चाहिए जब उसे, तो उसकी जो टिप है उसको अगर नाम दे दें सी। अब इस सी पॉइंट से जो रे ऑफ लाइट निकलती है वो कायदे में ए पॉइंट वाले बंदे को नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि वो लाइन कुछ इस प्रकार से जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है,
ये जो पूरा एरिया हम यहाँ पे वाइट कलर से देख पा रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? एटमॉस्फेयर के बाद जितना भी एरिया आता है वो होती है स्पेस। तो इस स्पेस में तो लाइट जाती है सीधी, लेकिन जब वो आती है इस पॉइंट पे, नाम दे देते हैं इसको E, तो इसके बाद अब जो रास्ता ट्रेवल करेगी लाइट वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। ये हम पिछली इवेंट में भी सीख चुके हैं। अब उसमें लगातार रिफ्रैक्शन होता जाएगा और वो लाइट कुछ इस प्रकार से लगातार बेंड होती जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वो ए पॉइंट पे बैठे बंदे की आंखों में चली जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, सूरज जब हॉराइजन से नीचे है उस वक्त ही वो हमें दिखाई दे रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो हॉराइजन पे आ गया है क्योंकि हमें वो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हॉराइजन पे अभी नहीं आया है। इसलिए हम कहते हैं दैट सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट्स बिफोर सनराइज। ये जो हमने पूरा प्रोसेस देखा सनराइज से रिलेटेड, बिल्कुल ऐसे ही होगा सनसेट के टाइम पे भी। वहाँ पे फर्क एक छोटा सा होगा कि सन के हॉराइजन के लाइन के नीचे जाने के बाद थोड़ी देर तक और भी हमें सन दिखाई देगा। सनराइज के केस में थोड़ी देर पहले दिखना स्टार्ट हो गया था, जबकि सनसेट के केस में थोड़ी देर बाद तक दिखता रहता है हमें। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इस वाली इवेंट में भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही फिनोमिना काम कर रहा है। इसी के साथ हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। टॉपिक के नोट्स की शीट है ये, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज़ करें। टॉपिक नंबर 5 भी अब हमारा हो गया है कंप्लीट, और अब समय आ गया है चैप्टर के 6th एंड लास्ट टॉपिक का, स्कैटरिंग। हमारे ऊपर जो आसमान है, जो स्काई है, उसका कलर ब्लू क्यों होता है? रोड्स पे आते डेंजर सिग्नल के जो साइंस हैं वो लाल कलर के ही क्यों होते हैं? और लाइट जब एक फॉरेस्ट की जो छत होती है जिसको हम कैनोपी बुलाते हैं उसके अंदर एंटर करती है तो वहाँ पे हमें दिखाई क्यों देने लगती है? इन सभी इवेंट्स के पीछे की साइंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे इस सेशन में। इन सभी इवेंट्स के पीछे एक सिंगल फिनोमेना काम करता है, नाम है स्कैटरिंग। डेफिनेशन देखें तो वो है ये, अ बीम ऑफ लाइट ऑन इंटरेक्टिंग विद अ पार्टिकल ऑफ मैटर गेट्स रीडायरेक्टेड दैट इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शंस। सिंपल शब्दों में समझें तो लाइट की जो एक बीम है, बीम बेसिकली होती है लाइट की रेस का एक गुच्छा। वो जब ट्रैवल करते हुए अपने रास्ते में किसी भी एक पार्टिकल ऑफ मैटर से इंटरेक्ट करती हैं, और इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे हुआ टकराती हैं, तो वो कई सारी डायरेक्शंस में, कई सारी दिशाओं में फैल जाती हैं। यही है स्कैटरिंग का फिनोमेना। स्कैटरिंग का जो ये प्रोसेस है इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक एक बिहेवियर है, जो कि ये कहता है दैट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स दैट स्कैटर द लाइट, द स्कैटर्ड लाइट टेक्स डिफरेंट कलर्स। यानी कि जब भी लाइट किसी पार्टिकल से स्कैटर होगी तो पार्टिकल के साइज पे ये डिपेंड करेगा कि उस लाइट का कौन सा कंपोनेंट वहाँ पे स्कैटर होता है। जहाँ पे अलग अलग तरह के पार्टिकल के साइज होने पे अलग अलग तरह के रंग स्कैटर होंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम देखें उससे पहले हमें वाइट लाइट के बारे में कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए कि वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इन सबको जब मिलाया जाता है तो वाइट लाइट बनती है। और इन सभी रंगों में एक मेन डिफरेंस ये है कि इन सबकी अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है, जिसमें ऊपर आते कलर जैसे कि वायलेट और ब्लू, इनकी वेवलेंथ होती है सबसे कम। जबकि अगर हम इन सारे कलर्स में नीचे की तरफ मूव करें और रेड की तरफ जाएं तो धीरे धीरे इनकी जो वेव की लेंथ है वो वहाँ पे इंक्रीज करती जाती है। और क्योंकि एंड में आता है रेड कलर तो उसकी वेवलेंथ कैसी हो जाती है? सबसे ज़्यादा। इस बेसिक बात को जान लेने के बाद अब टॉपिक पे वापस आए तो पार्टिकल का साइज अगर होता है छोटा तो उस केस में लाइट का भी वो वाला कॉम्पोनेंट स्कैटर होगा जिसकी वेवलेंथ छोटी है, यानी कि ब्लू कलर या फिर वायलेट कलर वहाँ पे स्कैटर होगा। कुछ इस प्रकार से लाइट टकराई एक पार्टिकल से और ब्लू कलर स्कैटर हो गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल इस बात का है दैट कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, क्योंकि जहाँ पे स्काई आती है वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो साइज में इतने छोटे हैं कि वो लाइट के ब्लू कंपोनेंट को ही स्कैटर करते हैं। अगर कहीं वो साइज में बहुत बड़े होते तो बिल्कुल हो सकता था कि जो स्काई है वो कौन से कलर की होती? रेड कलर की होती। इसके बाद चलें दूसरी तरफ, तो अगर पार्टिकल का साइज हो जाएगा बहुत बड़ा तो कौन सा कंपोनेंट स्कैटर होगा वाइट लाइट का? तो होगा रेड कलर का कंपोनेंट स्कैटर। कुछ इस प्रकार से लाइट पड़ी एक बड़े पार्टिकल पे और रेड लाइट स्कैटर हुई। इस केस में जो पर्टिकुलर रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो है कि जो रोड पे डेंजर सिग्नल के साइंस होते हैं वो लाल कलर से ही पेंटेड होते हैं। कारण इस बात के पीछे का ये है कि जब भी कभी हमारे एनवायरनमेंट में फॉग होती है, यानी कि कोहरा पड़ता है जिससे हमें आसपास की चीज़ें इतने अच्छे से दिखाई नहीं देती, तो उस केस में जो फॉग के पार्टिकल्स का साइज है वो इतना छोटा होता है
कि वो वहाँ पे बाकी सारे कलर्स तो स्कैटर करता है, लेकिन वो रेड कलर को स्कैटर नहीं करता है, यानी कि उसको फैलाता नहीं है। विच मीन्स कि फॉग के समय हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगी जो लाल कलर की हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर यही डेंजर सिग्नल के साइंस ब्लू कलर या फिर वायलेट कलर में होते तो हमें वो उतने अच्छे से नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये कलर्स वायलेट या फिर ब्लू फॉग में ज़्यादा स्कैटर हो जाते हैं। इस तरह से हमने जान लिया कि स्कैटरिंग का जो फिनोमिना है वो हमारे आसपास अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह के कलर्स कैसे लाता है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट। टॉपिक के नोट्स की शीट है ये, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है फुल चैप्टर नंबर 10। इस पॉइंट तक प्रॉपर्ली आप पहुंचे हैं तो वेरी वेल डन टू यू। चैप्टर के सभी टॉपिक्स के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी पूरी फाइल का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही किसी और चैप्टर की बात करेंगे सिंगल शॉट में। अभी के लिए बाय बाय।